हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसा कि आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया है, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे के पूरे मॉड्यूल के ये बुक के सारे एग्जाम्पल्स और जो भी इनके एमसीक्यूज है वो सॉल्व करते हुए हम लोग चलने वाले थे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स और एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा। बट ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों को वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही आप वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये पूरा फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या था वो सब कुछ अच्छे से समझेगा। उसके बाद हम लोग ये वाला वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई होप आप लोगों ने वो वाला वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। और अब हमारे चैप्टर नंबर 1 के पूरे एमसीक्यूज पे, तो इसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज और एग्जांपल्स दोनों समझते हुए चलने वाले हैं। तो इसके अंदर ये सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। अब इसके अंदर हम लोग इनके सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एथिक्स के अंदर हम लोग एग्जाम्पल्स, एक्चुअली इसके अंदर सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बेसिकली अगेन 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर जो मेरे हिसाब से आएंगे, दैट इज फर्स्ट योर इंट्रोडक्शन, सेकेंड योर ऑल द 7 स्टैंडर्ड्स, एंड थर्ड दैट इज द गिब्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो अभी हम लोग है ना ये वाले चैप्टर से समझने वाले हैं। अब आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। देखो, एक ना छोटी सी चीज बताता हूं आपको। जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना तो वहां पर आप क्या देखोगे पता है, वहां पर ना ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा कि ये चीज मोस्ट एक्यूरेट ढूंढनी है, कहीं पर लिखा रहेगा लीस्ट एक्यूरेट, कहीं पर लिखा रहेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, कहीं पर लिखा रहेगा लीस्ट अप्रोप्रिएट। अब आपको क्या देखना है, मोस्ट और लीस्ट। जहां पर मोस्ट लिखा हुआ है वो 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्या लगता है कौन सा मोस्ट एक्यूरेट है, तो उसको सिलेक्ट करना है। होगे तो तीनों, बट उसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है वो देखना है। और अगर मैं बात करूं लीस्ट एक्यूरेट की, तो जो आपको लगता है कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट है उसको छोड़कर जो थर्ड वाला है उसको क्या करना है, टिक करते हुए चलना है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, एथिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज। तो एथिक्स कौन सा ऐसा है जो सबसे एक्यूरेट डिस्क्राइब करता है। अभी देखो, हमने समझा था व्हाट डू मीन बाय एथिक्स। तो एथिक्स क्या होता है, एथिक्स एक ऐसे बिलीव होते हैं जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वापस से मैं बता रहा हूं, एथिक्स एक ऐसे बिलीव है जो हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। टेक्निकली ये बिहेवियर है, और ये चीज ना सबके लिए अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे लिए एथिकल हो वो आपके लिए एथिकल हो, और जो आपके लिए एथिकल हो वो मेरे लिए एथिकल हो। सो क्या बोला है, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट एथिक्स, कौन सा ऐसा इनमें से एक्यूरेट है जो एथिक्स को डिस्क्राइब करता है। तो चलो पढ़ते हैं। एथिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज ए, अ कमिटमेंट टू अपहोल्ड द लॉ, ठीक है। बी, एन इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन अबाउट राइट और रॉन्ग, एंड सी, अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर आवर बिहेवियर। देखो अभी नो डाउट सबसे पहले तो ये तो आएगा नहीं। बी की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिविजुअल का अपना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो बी भी लग रहा है और सी भी लग रहा है। अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर आवर बिहेवियर। अभी यहां पर इन्होंने ना मोस्ट एक्यूरेट बोला है। जब उन्होंने मोस्ट एक्यूरेट बोला है तो अगर आपने बुक में पढ़ा रहेगा तो एथिक्स इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर आवर बिहेवियर। सो द आंसर इज सी, एथिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर आवर बिहेवियर। क्या ये चीज क्लियर है क्या? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, एथिक्स के अंदर ना खाली ये प्रॉब्लम आता है, बाकी सब सब्जेक्ट आर वेरी गुड, बट एथिक्स के अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि सर हमें लगता है कि ये तीनों राइट है, बट इसके अंदर से हमें राइट ढूंढना ये आना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझा क्या, जब यहां पर मोस्ट एक्यूरेट लिखा है तो एथिक्स को कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट डिस्क्राइब करता है, तो दैट इज द सी सॉल्यूशन। तो सी बोलता है कि एथिक्स इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर आवर बिहेवियर। क्या ये चीज क्लियर है क्या? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। अगेन यहां पर सेम चीज बोला है, कौन सी चीज मोस्ट एक्यूरेट है। तो चलो करते हैं सॉल्व। स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट ए आर नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एनी कोड ऑफ ethics. B, serves a general guide regarding proper conduct by members or group, and third, serves a benchmark for the minimal acceptance behavior required for member of the group. अभी उन्होंने क्या बोला है, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट
अभी ये ना स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया था, पता है एक रिटर्न चीज होती है जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक रिटर्न चीज होती है, कोड ऑफ एथिक्स बोल दो आप, कोड ऑफ कंडक्ट बोल दो, तो एक रिटर्न चीज होती है। तो अभी इन्होंने क्या बोला कि स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि ये एक मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर रिक्वायर बाय अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एकदम छोटा सा एग्जांपल। जब भी आप एग्जाम देने बैठते हो ना, एग्जाम जब भी आप देने बैठते हो, तो अगर कभी आपने आंसर शीट देखा होगा ना, तो आंसर शीट के जो फर्स्ट पेज पे ना रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस हम क्यों लिखते हैं, ताकि देखो एग्जाम के अंदर तो हम एथिकल बिहेव करेंगे ही, बट उसके अलावा भी और क्या क्या चीजें करनी है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर दिया हुआ रहता है। तो जो पेपर, मतलब जब पेपर ये आता है और जब हम पेपर लिखते हैं, तो जो इंस्टीट्यूट होता है वो ये चाहता है कि एटलीस्ट वो जो रूल्स है ना, एटलीस्ट वो तो आप क्या करो, फॉलो करो। इसके लिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि देखो, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट serves a benchmark for minimally accepted behavior required by member of a group। कि ये ना आपको बताता है कि मिनिमम तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे देखो 7 स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है आपको, एटलीस्ट 7 स्टैंडर्ड्स तो आप क्या करोगे, उसको फॉलो करोगे। उसके अलावा भी आपको एथिक्स फॉलो करना है। एथिक्स इज अ वाइड टर्म, बट एटलीस्ट यू हैव टू फॉलो द 7 स्टैंडर्ड्स। सो यहां पर बोला है कि स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, सर्व्स अ बेंचमार्क फॉर मिनिमल एक्सेप्टेड बिहेवियर। इज दिस क्लियर एवरीवन? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं। क्या बोला है, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। अभी हमको पता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनलिज्म मतलब क्या होता है, तो प्रोफेशनलिज्म मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिनको बहुत 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 ज्यादा नॉलेज होता है अबाउट दैट सेक्टर। फॉर एन एग्जांपल, आई एम एन एडवोकेट, सो आई हैव अ नॉलेज अबाउट द लॉ। यू आर अ सीएफए, यू हैव अ नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट। इज दिस क्लियर? तो जिस इंसान को इन डेप्थ नॉलेज होता है उसको हम बोलते हैं एथिक्स एंड प्रोफेशनल। इज दिस क्लियर एवरीवन? लेट अस सी which of the following statement is most accurate। अगेन कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट है, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एथिकल। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू एक्ट एथिकल। द इंडस्ट्री इज हेवीली रेगुलेटेड, दे आर इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स एसेट एंड द प्रोफेशन रिक्वायर कंप्लायंस विद कोड ऑफ एथिक्स। मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन मतलब एक ऐसा सीएफए जो क्या कर रहा है, सारे के सारे लोगों के पैसे जो है, या जिसको मैं एसेट बोल सकता हूं, उसको क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और जब पूरी दुनिया के लोग आपको पैसा देते हैं और जब आप उसको मैनेज करते हो, तो 100% जब आपको एसेट मिला हुआ रहता है ना। सो क्या बोला है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एसेट आपको मिला है उसको अच्छी तरीके से क्या करना, यूज करना, और उसको क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते वो करना। तो क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एथिकल बिकॉज तुम्हारे पास क्या है, जनता का पैसा है, तुम्हारे पास लोगों के एसेट्स है, और उस एसेट्स को मैनेज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कंप्लीट्स द फॉलोइंग सेंटेंस। आ जाओ, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इसको कंप्लीट करता है? प्रोफेशनल यूज देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जो प्रोफेशनल हो, आप आपके स्किल्स और नॉलेज को कहां यूज करोगे? इन सर्विस टू अदर्स, टू एडवांस देयर करियर। अच्छा ये तो करने ही वाले हो भैया, हम प्रोफेशनल है तो ये तो हम करने ही वाले हैं, हम हमारे करियर को एडवांस करने के लिए तो प्रोफेशनल बने हैं। फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर, ये भी तो करेंगे हम। अगर क्या करेंगे, जब हम प्रोफेशनल बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो एम्प्लॉयर है जिसने हमको जॉब पे रखा है उसको तो 100% बेनिफिट होगा, हमको भी बेनिफिट होगा, बट एक्चुअल में बेनिफिट किसको देना है, सारे लोगों को। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि प्रोफेशनल यूज देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स इन सर्विस टू अदर्स, इन सर्विस टू अदर्स। और मैंने आपको 1000, 1 लाख, 1 करोड़ बार बताया है, क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट, सोसाइटी इंटरेस्ट फर्स्ट, देन एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट, देन योर पर्सनल इंटरेस्ट। तो इसके लिए याद रखने का कि हम प्रोफेशनल बने हैं सोसाइटी को सर्व करने के लिए। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। अगेन यहां पर दिया हुआ है हमें मोस्ट एक्यूरेट। जब मैं बात करता हूं मोस्ट एक्यूरेट की, अ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स
includes a standard of conduct or specific benchmark for behavior, ensures that all the members of professional will act ethically and publicly communicate the shared principle and expected behaviors of a professional member. अगेन यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, मोस्ट एक्यूरेट क्या आएगा, अ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स. प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स मतलब जब भी एक प्रोफेशन या एक प्रोफेशनल पर्सन होता है उसके कोड ऑफ एथिक्स क्या बोलते हैं कि पब्लिकली कम्युनिकेटेड टू शेयर द प्रिंसिपल एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ प्रोफेशन मेंबर. तो ये आपका काम क्या है, पब्लिकली कम्युनिकेटेड द स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ प्रोफेशन मेंबर्स. तो ये आपका काम होता है, ये आपके जो एथिक्स लिखे हुए जो रिटर्न चीज़ है वो किस चीज़ के लिए है कि आप क्या करो, पब्लिकली उसको शेयर करो, आपके प्रिंसिपल्स को यूज़ करो और सामने वाले की क्या करो, मदद करो. ठीक है ये चीज़. अब ये जो आपको बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर जो है वो यही आने वाला है. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग. अभी देखते एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट लाइकली टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल विल बिहेव अनएथिकल. कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कि ये करने से जो इंडिविजुअल है वो अनएथिकल बिहेव कर सकता है. सबसे पहला क्या बोला है, द पर्सन्स कैरेक्टर, द पर्सन्स इंटरनल ट्रेट्स एंड थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर. अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो मैंने बताया था कौन सी चीज़ जो है जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, कौन सी चीज़ जो है आपको इन्फ्लुएंस करती है अनएथिकल बिहेव करने के लिए. तो इंटरनल ट्रेट से ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ आपको क्या करती है, अफेक्ट करती है. इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल पुश अपने को आता है वही हमको अनएथिकल काम करने के लिए क्या करता है, क्या बोल सकते हो उसको, प्रोत्साहित करता है. मतलब अनएथिकल चीज़ें करने के लिए हमको वो मोटिवेट करता है. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? तो एक्सटर्नल फैक्टर जो चीज़ है, जो हमारा कैसा बोल सकते हो उसको, सोशल कल्चर है या हम सोशल प्रेशर बोल सकते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं वो हमें बोल सकते हैं कि आपको अनएथिकल काम करना है. तो इसकी वजह से हमारा जो एथिकल वाला जो मोटो है वो शायद थोड़ा सा अनएथिकल हो सकता है. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, अ लार्ज फाइनेंशियल रिवॉर्ड such as bonuses are most powerful situational influence. पैसा, बोनस, इंसेंटिव्स, कमीशंस, उसके बाद कोई रिवॉर्ड, क्या ये चीज़ आपको अनएथिकल काम करने के लिए फोर्स कर सकता है? फर्स्ट. सेकेंड, व्हेन डिसीजन मेकिंग फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म फैक्टर्स, छोटे चीज़ों के मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए नहीं सोच रहे हो. सिचुएशनल इन्फ्लुएंस can motivate individual to act in their short-term self-interest without recognizing long-term risk and consequences for themselves and other. छोटी चीज़ें ना, छोटी मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि छोटे मोटे, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. शायद आप अभी सिगरेट पियो, ठीक है, 1 सिगरेट पियो, 2 सिगरेट पियो, 3 सिगरेट पियो, अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये सब शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में आपको मजा आएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए शायद वो चीज़ एकदम रिवर्स काम कर सकती है. तो यहां पर क्या बोला है उन्होंने, यहां पर उनका ऐसा बोलना है कि भैया सिचुएशनल इन्फ्लुएंस कैन मोटिवेट द इंडिविजुअल टू एक्ट इन द शॉर्ट टर्म सेल्फ इंटरेस्ट. कोई बाहर से आपको कोई बोल रहा है कि यार तू अनएथिकल कर, तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, बट उसके लिए आप उसका लॉन्ग टर्म रिस्क जो है उसको आप साइड में रख रहे हो, जो कि बहुत गलत है. बिकॉज लॉन्ग टर्म पे जो उसका अफेक्ट होगा ना वो बहुत 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 ज़्यादा मतलब खराब अफेक्ट होगा, जिससे सब क्या हो जाएंगे, इससे अफेक्टेड हो जाएंगे. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, एथिकल वर्सेस लीगल. अभी मैंने बताया था आपको, देखो हमारा CFA एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट आई फील फॉर द CFA. एंड बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो है वो बहुत बड़ा बड़ा पैकेज देते हैं. तो कैसा होता है, जब आप बहुत सारे कंट्रीज में काम करने जाते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कुछ कंट्रीज में लॉ स्ट्रांग होते हैं, कुछ कंट्रीज में लॉ वीक होते हैं. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? अभी हर जगह तो लॉ सेम नहीं होता, तो इसके लिए हमने क्या किया पता है, एथिक्स और लॉ को कंपेयर किया. नो डाउट कंट्री का लॉ हमेशा ऊपर होता है, बट हमने एथिक्स ही ऐसे बनाया कि सारी कंट्री के लॉ के भी ऊपर वो इतना बेस्ट हमने बनाया हुआ है कि कोई लॉ को टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है कि हम लोग सब एथिकली काम करने वाले हैं. सो एथिक्स और लॉ के अंदर नो डाउट योर कंट्री लॉ विल बी प्रिवेल, बट इन सम केसेस योर एथिकल थिंग्स विल बी मोर इन प्रेफरेंस. क्या चीज क्लियर है क्या? ठीक है. अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट,
All legal behavior is ethical behavior. Some ethical behavior may be illegal behavior. Legal standard represents the highest standard. ये तो कोई आंसर है नहीं. All legal behavior is ethical behavior. ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे legal behavior ethical behavior ही हो. कुछ legal behavior unethical भी हो सकते हैं. क्या ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, सम एथिकल बिहेवियर में भी इलीगल. सर कोई एथिकल बिहेवियर इलीगल कैसे हो सकता है? सुनो देखो कैसा होता है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग नाम का एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं. जैसे सुनो, एक एग्जांपल देता हूं. अब एक आदमी है, ठीक है, उसने क्या किया, वो सीएफए है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठा था. अब उसने क्या किया पता है, अंदर से कोई ऐसा इंफॉर्मेशन था वो उसने निकाला और वो इनसाइडर ट्रेडिंग है, ठीक है. अभी उसने क्या सोचा कि अगर ये इंफॉर्मेशन से मैं ना कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूं, कोई भी सेल एंड परचेस ऑफ शेयर्स करता हूं, तो इससे मेरे मेंबर्स को फायदा होगा. क्या चीज क्लियर है? अभी वो क्या सोच रहा है कि मेरे मेंबर्स को फायदा होगा, ठीक है, एग्रीड, उसके मेंबर्स को फायदा होगा. बट तुमको नहीं लगता ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग है और ये चीज इलीगल है. सो इनसाइडर ट्रेडिंग इज इलीगल बट टेक्निकली इट इज एथिकल टू सेव योर. क्या ये चीज क्लियर है? तुमको तुम्हारे क्लाइंट्स को बचाने के लिए कभी कभी इलीगल काम को भी करना पड़ता है. बट यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन होता है. आपके पास एक ऑप्शन होता है नेम एज विसिल ब्लोइंग. तो विसिल ब्लोइंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप जाकर कंप्लेन कर सकते हो. क्या ये चीज क्लियर है? क्या तो विसिल ब्लोइंग के अंदर वो चीज क्या हो जाती है, रुक जाती है. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट. अभी देखो यहां पर वापस बोला है कौन सी चीज मोस्ट एक्यूरेट है. इंक्रीज रेगुलेशन आर द मोस्ट यूजफुल मीन्स टू रिड्यूस अनएथिकल बिहेवियर. उन्होंने बोला है रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ाने से क्या एथिकल बिहेवियर कम हो जाएगा. देखते हैं. रेगुलेटर्स क्विकली डिजाइन एंड इंप्लीमेंट लॉ ऑफ रेगुलेशन एंड एड्रेस प्रैक्टिस ऑफ एडवर्सली इफेक्ट. ठीक है, न्यू लॉ डिजाइन टू रिड्यूस और एलिमिनेट कंडक्ट ऑफ एडवर्सली इफेक्ट मार्केट कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट बट सिमिलर प्रॉब्लमैटिक कंडक्ट. 100% सही है. क्या बोला है, देखो अगर आप नई 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 चीजें निकालोगे तो सामने वाला नई 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 उसके लूप होल्स निकालते जाएगा. तो ये तो हमारे कुछ काम का नहीं होने वाला है. क्या ये चीज क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते. ठीक है, सिक्स्थ एग्जाम्पल है, आ जाओ. आई एम सो सॉरी. ओके, केस दिया हुआ है, चलो मजा आ जाएगा. केस दिया हुआ है, यस, थोड़ा केस करेंगे तो अच्छा होगा. चलो देखते क्या हुआ था इस केस के अंदर. ठीक है, आराम से समझना, चिल मार के. A financial advisor has been saving a portion of his salary to purchase a new vehicle. ठीक है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर था, एक समझ लो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और मैं मेरे सेविंग का सैलरी का कुछ पोर्शन क्या करता था, सेव करता था. ही इज ऑन ट्रैक टू हैव इनफ सेव्ड विद इन द नेक्स्ट 3 months. उसके पास इतना पैसा है कि वो अगले 3 महीने में पूरा पैसा सेव कर लेगा. हिज एम्प्लॉयर हैज ऑफर्ड अ स्पेशल बोनस फॉर दिस क्वार्टर विच विल गो टू द टीम दैट अट्रैक्ट्स द मोस्ट न्यू इन्वेस्टर इनटू द फर्म इन्वेस्टमेंट फंड. अभी क्या हो गया ना, 3 महीने के बाद ना उसको तो पूरे पैसे जमा हो जाने वाले. बट यहां पर ना क्या हुआ, जो एम्प्लॉयर है ना वो क्या करता है, बोलता है कि मैं ना उन लोगों को बोनस दूंगा जो जितने ज्यादा मुझे नए इन्वेस्टर लाकर देगा. ठीक है, इन एडिशन टू द पोटेंशियल बोनस द फर्म विल पे 5% कमीशन टू द एम्प्लॉय हु सेल्स द शेयर इन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट फंड. मतलब बोनस तो ठीक है, 5% और आपको कमीशन मिलेगा अगर आपने शेयर उनको बेचा तो. Several of the funds are highly rated, including one designed to provide steady income to the investors. ठीक है, सब कुछ सही था. The financial advisor has added only a few new investors to the firm's fund, but his teammate has been very successful in this effort. ठीक है, the end of the quarter in 1 week away, and his teammate is competingly close with the other teammate for the bonus. One of his teammate informed the financial advisor that he really needs a bonus so his elderly mother can receive a medical treatment. ठीक है, उसके अंदर से एक इंसान ने बोला कि मेरे को जेन्युइनली ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, उसके अंदर से मेरे घर पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी है. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, लेटर दैट डे द फाइनेंशियल एडवाइजर मीट हिज एल्डरली क्लाइंट ऑन द लिमिटेड इनकम हु सीक्स मोर इनकम from the investment portfolio. The client is 89 years old and poor in health. According to the client's will, the client investment portfolio
पोर्टफोलियो विल गो टू द फेवरेट चैरिटी अपॉन हिज डेथ। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है कि जो हमारा कौन है फाइनेंशियल एडवाइजर है वो किसको मिलता है, एल्डरली क्लाइंट को। क्या ये चीज क्लियर है क्या? ऑन अ लिमिटेड इनकम हु इज सीकिंग मोर इनकम फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, द क्लाइंट इज 89 ईयर्स एंड वेरी पुअर हेल्थ, तो उसको चाहिए कि थोड़ा और इनकम जमाओ। क्यों उसको चाहिए? ताकि जो भी उसकी वसीयत में लिखा हुआ है वो सारा पैसा किसको मिल जाएगा, मरने के बाद उसके चैरिटी में चला जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशनल इन्फ्लुएंस लाइकली टू हैव द मोस्ट इफेक्टेड on the financial advisory effort to get new clients in his fund? अभी इन्होंने क्या बोला है, which of the following situational influence is likely to have the most effect on the financial advisor effort to get new clients? अभी ना आप एक देखो, आप बहुत सारे लोगों के साथ compete कर रहे हो, ठीक है, आई एम सो सॉरी, बहुत सारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, compete कर रहे हैं, बराबर है। अभी ये ना सब वो बोनस के लिए सब लोग मगजमारी कर रहे हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, आप लोगों का प्रेशर में आकर आप जब सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि चलो अपन इसको भी क्लाइंट बनाते, इसको भी क्लाइंट बनाते, इसको भी क्लाइंट बनाते। अभी देखो, जिसको जरूरत नहीं भी होगा ना, आप उसको भी इन्वेस्टर बना दोगे। अभी आप किसके इन्फ्लुएंस में आकर इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को अप्रोच करोगे? तो टीममेट्स। अभी क्या हो गया ना, आप लोगों को क्या बोला था एम्प्लॉयर ने, सॉरी आप लोगों को क्या बोला गया था कि जिसने जितना ज्यादा ये लेकर आए न्यू क्लाइंट्स, उनको उतना ज्यादा ही क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, उनको उतना ज्यादा ही परसेंटेज मिलेगा। अब आप आपके टीममेट से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। क्या ये चीज क्लियर है क्या? द फाइनेंशियल एडवाइजर रिलेशन विद हिज टीममेट्स इज लाइकली टू हैव मोस्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल एडवाइजर एफर्ट। द टीममेट शेयर इज अर्निंग द बोनस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इन एडिशन द टीम वर्क विथ ईच अदर ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब वही सब चाइल्डहुड और ये सब इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोग क्या हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। क्या बोला है? एन एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क इज ओनली बेनिफिशियल फॉर द फर्म्स लैक ऑफ कोड ऑफ एथिक्स is used to improve compliance with law regulations. C is a tool for analyzing potential alternative action and consequences of decision. अभी क्या बोला हुआ है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या है? एन एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। एक एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? तो इट इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग पोटेंशियल अल्टरनेटिव एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डिसीजन। मैंने बताया था आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होता है। ये एक ऐसा टूल है कि जब आपके पास कोई भी लॉ नहीं होता, जब आपके पास कोई भी चीज रिटर्न नहीं होती, तब आप डिसाइड करते हो कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो इट इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द पोटेंशियल अल्टरनेटिव एक्शन। आप लिखा हुआ होता है तो वही करना है, नहीं लिखा होता तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन के अंदर, ये बताया गया है। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट? Ethical decision making framework raise awareness in different perspective, focus attention for short term consequences, allocate more weight to those which directly benefit from the decision। अभी देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ethical decision making framework क्या करता है, तो मोस्ट एक्यूरेट क्या है, raise awareness to different perspective। जितना ज्यादा एथिकल काम करोगे उतना ही ज्यादा लोगों में ये चीज बढ़ेगी कि भाई हम सबको भी क्या करना है, एथिकली काम करना है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट, which of the following is most accurate? Ethical decision making framework are not needed in behavior is legal. Okay, identify who gain the most from the decision. Okay, can help to reduce unanticipated ethical lapse and unexpected consequences। ये तो लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर सी आएगा। अब क्या बोला है, एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क कैन हेल्प टू रिड्यूस अनएंटिसिपेटेड एथिकल लैप्स एंड अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज। अगर समझो एक कंपनी है और उसके अंदर कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज आ गई, तो ये चीज क्या कर सकती है, हमको अनएथिकल काम करने से क्या कर सकती है, रोक सकती है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। Using an ethical decision making framework, which of the following duties would most likely take precedence in the scenario described? The financial advisor duty to his clients, employer or colleagues। 100% to the clients। 100 बार मैंने एक ही चीज बताया हुआ है, clients interest should be always first, उसके बाद दुनिया जहां का इंटरेस्ट। क्या ये चीज क्लियर है क्या? The answer is yes। आगे बढ़ते हैं क्या, जल्दी से बताओ। तो यस हम आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, अब इन्होंने क्या बोला हुआ यहाँ पे, यूजिंग एन एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क द फाइनेंशियल एडवाइजर वुड मोस्ट लाइकली। अभी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो क्या करेगा, पहला रेकमेंड द एल्डरली क्लाइंट टू इन्वेस्ट
at least some of his assets in highly rated fund. Second, research the other investment can provide steady income before making the recommendation of elderly client. Disclose the commission he would earn before recommending the elder client. देखो ये तो सही है, चलो मैं बोलता हूँ ये तो सही है कि आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है कि भाई मेरे को ये चीज मिल रहा है, बट तुमको नहीं लगता ये ज्यादा सही है? मैंने आपको क्या बताया था, आपको पूछना है कि आपके घर पे बच्चे हैं, क्या आपके घर पे बीवी है, क्या आपके घर पे क्या क्या है, कौन कौन है, क्या क्या करते हैं। क्यों सर? क्योंकि तभी तो आप रिसर्च करोगे और फिर आप उसको क्या कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। तो यहां पर क्या बोला है कि फाइनेंशियल एडवाइजर को क्या करना है, ही वुड मोस्ट लाइकली रिसर्च अदर इन्वेस्टमेंट दैट कैन प्रोवाइड स्टेडी इनकम। सर क्यों स्टेडी इनकम? 89 ईयर्स ओल्ड है वो, है ना, उनका एज बहुत ज्यादा हो गया है, तो अभी उनको स्टेडी इनकम की जरूरत है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? रैदर देन गोइंग टू फ्लक्चुएटिंग इनकम, स्टेडी इनकम इज मोर बेटर। इज दिस क्लियर एवरीवन? द आंसर इज यस। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, बट अभी एक्चुअली ये जो MCQs है इसके आंसर जो है वो लिखे हुए हैं, बट आप जो है वो आंसर अगर देखोगे या नहीं देखोगे तो भी ठीक है, बट अपने को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? ठीक है, चलो साथ साथ में करते हुए चलते हैं, है ना। आ जाओ, अभी क्या बोला हुआ है, बेंचमार्क फॉर मिनिमल एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स आर। क्या बोला है? बेंचमार्क फॉर अरे ये तो हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, याद है, हमने ऊपर ही पढ़ा था, ऊपर वाले MCQ में ही हमने देखा हुआ है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, अगर एक चीज लिखी हुई है तो हम चाहते हैं कि मिनिमम एटलीस्ट वो तो फॉलो करो। CFA क्या बोलेगा, लॉ वॉ छोड़ दो, वो सब सेकेंडरी, वो तो बैंड बजाएंगे हम, बट एटलीस्ट जो एथिक्स के 7 स्टैंडर्ड्स लिखे हुए एटलीस्ट वो तो फॉलो करो। सो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट बेंचमार्क द मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी एंड मेंबर्स, ठीक है। स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स किसको होता है? 100% प्रोफेशन को होता है। मैंने आपको क्या बताया था, प्रोफेशनल एक ऐसा इंसान होता है, प्रोफेशन एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास पूरी 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 नॉलेज होती है उस सारी चीजों की, उसके पास स्किल होता है और वो ये स्किल से पूरी सोसाइटी को सर्व करता है। उसके बाद हमने आया था व्हेन अनएथिकल बिहेवियर एंड erodes trust in investment firm, the firm is more likely to lower revenue and higher expense। जब आपके यहां पर ट्रस्ट वगैरह ब्रीच होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, याद है मैंने बताया था आपको, अगर ट्रस्ट तोड़ा तो लोग पैसा नहीं देंगे तो इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए आपकी बैंड बजने वाली है और वहां पर आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो इनकम आने वाला है वो तो जीरो आएगा क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए। क्या ये चीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स आर distinguished features of the following professional body। हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स तो 100% प्रोफेशनल बॉडी को ये करना है। अब ऑब्वियसली बात है, बाकी के जो दो है वो तो आएंगे ही नहीं, बट यस। फिड्यूशियरी ड्यूटी इज अ स्टैंडर्ड मोस्ट लाइकली टू अपहेल्ड बाय द मेंबर ऑफ अ प्रोफेशंस। अभी क्या बोला हुआ है, फिड्यूशियरी ड्यूटी क्या होता है ये मैंने बताया था। फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब कि एक इंसान को आप पूरा का पूरा काम देते हो, जो आपके बिहाफ पे वो काम करता है और आपको रिटर्न्स देता है। जैसे कंपनी के अंदर ना शेयर होल्डर्स कंपनी को चलाते हैं और जो भी शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करता है, कंपनी में पैसा लगाता है। तो जो बोर्ड, अरे यार उल्टा बोल रहा हूं, सॉरी, कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर, कंपनी को चलाने वाला डायरेक्टर, हाश। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो इस केस के अंदर जो कंपनी चलाता है वो होता है डायरेक्टर और कंपनी में पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर। तो यहां पर इनका फिड्यूशियरी रिलेशन होता है। फिड्यूशियरी रिलेशन कैसा हुआ कि जैसे देखो, शेयर होल्डर पैसा देगा, डायरेक्टर उस पैसे को मैनेज करेगा और जितना भी रिटर्न आएगा वो किसको देगा, कंपनी को। कंपनी उसके बिहाफ पे उसको सैलरी देता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज द इंटरनल ट्रेट that may lead to poor ethical decision? ओवर कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, ये तो ठीक है। प्रॉमिस ऑफ मनी, ये तो नहीं आता। कभी कभी आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हो और उससे आप अंदर से ही क्या हो सकते हो, टूट सकते हो और अनएथिकल बिहेव कर सकते हो। देखो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है क्या? क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सिचुएशनल इन्फ्लुएंस इज द डिसीजन विल मेक मोस्ट लाइकली टू बी मिनिमाइज्ड इफ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आर कंसिडर्ड। मैंने बताया था शॉर्ट टर्म में तो आपको मजा आएगा कि अरे भाई साहब गाड़ी, पैसा घड़ी। आपको पता है कि नहीं, वॉच एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली गिफ्ट होती है। अगर आपने हर्षद मेहता देखा रहेगा कि आपने एक लकी भास्कर करके भी एक मूवी आई है, अगर आपने वो भी देखा रहेगा, उसके अंदर भी सेम चीज़ है कि घड़ी वगैरह एक ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? नेक्स्ट, डिसीजन मेकर हु यूज कंप्लायंस अप्रोच आर मोस्ट लाइकली टू
अभी डिसीजन मेकर हु यूज कंप्लायंस अप्रोच आर मोस्ट लाइकली टू अवॉइड सिचुएशनल इन्फ्लुएंस, ओवर सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग एंड कंसिडर मोर फैक्टर देन व्हेन यूजिंग एन एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो 100% वो चीज़ों को और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो। टू मेंटेन ट्रस्ट द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशन, आप लोग मस्ट बी इंटरडिपेंडेंट विथ द इन्वेस्टमेंट फर्म। 100% आपको किसके साथ डिपेंड रहना है? इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ इंटरडिपेंड रहना है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी दैट मे बी लीगल बट CFA इंस्टीट्यूट कंसिडर अनएथिकल। ठीक है, देखते हैं। टेक्निकली वो लीगल है बट उसको इंस्टीट्यूट अनएथिकल बोलते हैं। देखते क्या है। मेकिंग लीगल रिक्वायर डिस्क्लोजर इन मार्केटिंग मटेरियल, नहीं। ट्रेडिंग वाइल पोजीशन ऑफ मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये तो आपको पता है, ये है मतलब अभी तो आपने पढ़ा नहीं होगा बट आपको अभी इसके बाद आएगा। स्टैंडर्ड, सो उसके अंदर ना स्टैंडर्ड सेकंड है। तो सेकंड स्टैंडर्ड बोलता है कि आप कोई भी कंपनी की चीज़ें बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नॉन मटीरियल पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो है तो वो चीज़ हम डिस्क्लोज नहीं कर, सॉरी, मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, आई एम सो सॉरी, तो ये हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? एन एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क विल मोस्ट लाइकली टू हेल्प अवॉइड अ डिसीजन दैट हैज़ अनएंटिसिपेटेड एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज। ये तो लिखा हुआ था, हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। एंड लास्ट, an ethical dilemma occurs, an investment profession should most likely first raise the issue with a senior individual of the firm. I guess आंसर वही है। yes, आंसर वही है। मुझे लगा कि शायद गलत होगा वो। yes, तो आंसर वही है, सीनियर इंडिविजुअल इन द फर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अगर कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले जो सीनियर लेवल पे है आपको उसको जाकर कंप्लेन करनी है। उसके बाद आप जिसको चाहो उसको बोल सकते हो। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। तो ये सारे आपके बुक के MCQs है, सारे क्वेश्चंस है। तो आप आराम से बैठकर एक बार इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे। क्या चीज़ क्लियर है? ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? बिकॉज अगेन आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर है, तो चांसेस है कि वो इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे, नाम वगैरह चेंज करके पूछेंगे 100%। तो ये सब चीज़ों का चांसेस होता है। तो यस, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एक बार वो लेक्चर्स देख लो, उसके बाद ये MCQs जो है वो सॉल्व कर लो, एग्जाम्पल्स जो है वो देख लो। क्या ये चीज़ क्लियर है? इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। जैसे कि ये हमारा रिटर्न पेपर नहीं है, ये हमारा MCQ पेपर है। तो जितने ज़्यादा MCQ करेंगे, एथिक्स के अंदर यही प्रॉब्लम है, मोस्ट लाइकली लीस्ट लाइकली। इसके अंदर यही होता है कि हमको कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे MCQs करते हुए चलने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा MCQs करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको और MCQs करना है तो YouTube पे 150 MCQs एडनोवेट के चैनल पे डाला हुआ है, मेरा ही है वो। 150 MCQs ऑफ एथिक्स डाला हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हो। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल्स एंड MCQs है वो खत्म हो गया। टेंशन नहीं लेना है, आगे और MCQs करने वाले हैं इसी चैप्टर के। बट आज के लिए तो फिलहाल इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर हमारा चैप्टर 1 पढ़ा के और चैप्टर 1 के MCQs और एग्जांपल्स वो भी हमारे मॉड्यूल से कवर हो चुके हैं। और भी MCQs मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आई होप आज का वीडियो आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो एक बार वापस से हम लोग पूरा वापस से आप लोग एक बार बैक करके पूरा देख लेना, आपको 100% समझ जाएगा। एक बार आप खुद से भी रीड करना तो आपको और अच्छे से समझेगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।